मनोभ्रम यानी डिमेंशिया। क्या है मनोभ्रम, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, इसके उपाय क्या क्या हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए हम समझते हैं डिमेंशिया यानी रोगभ्रंश मनोभ्रंश क्या है। पहले अवलोकन कीजिए। डिमेंशिया शब्द लक्षणों के एक समूह का वर्णन करता है। लक्षण ही एक लक्षण नहीं है, बल्कि क्या है, लक्षणों का एक समूह है जिसमें स्मृति हानि और सोचने, समस्या को सुलझाने या भाषा के साथ कठिनाइयाँ शामिल हैं। मूड और व्यवहार में बदलाव भी डिमेंशिया से जुड़े होते हैं। मनोभ्रंश को ही डिमेंशिया कहते हैं। में अनुभव किए गए लक्षण मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त हिस्सों की ओर उन अंतर्निहित स्थितियों पर निर्भर करते हैं जिनके परिणाम स्वरूप मनोभ्रंश होता है। यह जो डिमेंशिया है, यह इसमें स्मृति ह्रास, सोचने, समस्या सुलझाने, भाषा के साथ अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। इसमें मूड में भी परिवर्तन हो जाता है, व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है और इसका जो कारण है वो मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त हिस्सा है, उनके यह स्थितियों पर निर्भर करता है। इसी के परिणाम स्वरूप जब हमारा मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है, इसी के परिणाम स्वरूप हमारे दिमाग में मनोभ्रंश उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रकार के डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश एक प्रकार के नहीं, विभिन्न प्रकार के हैं। अल्जाइमर सबसे आम प्रकार है जो 50 से 70 मामलों में होता है। अन्य प्रकार में वास्कुलर डिमेंशिया, लेवी बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, सामान्य दबाव, हाइड्रोसिफल, पार्किंसंस रोग, सिफिलिस, क्रूट्ज़फेल्ड जैकोब रोग आदि शामिल है। यह सब मस्तिष्क क्षति से संबंधित रोग हैं। एक व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार के डिमेंशिया का अनुभव कर सकता है। एक व्यक्ति जो है एक से अधिक प्रकार के डिमेंशिया का अनुभव कर सकता है। मनोभ्रंश तब होता है जब क्षति की एक श्रृंखला के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। डिमेंशिया तब होता है, मनोभ्रंश तब होता है जब क्षति की एक श्रृंखला, एक क्षति नहीं, क्षति की पूरी श्रृंखला ही मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त कर दे। उस कंडीशन को, उस स्थिति को क्या कहते हैं? डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश कहते हैं। डिमेंशिया मनोभ्रंश किसी विशेष बीमारी का नाम नहीं, बल्कि एक लक्षणों का के समूह का नाम है। यह एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि यह एक लक्षणों का समूह है जो मस्तिष्क की हानि से संबंधित है, यानी कि मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त करती है। डिमेंशिया शब्द डी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, डिमेंशिया शब्द जो है डी मतलब विदाउट और मेंशिया मतलब माइंड को जोड़कर बना है। इस प्रकार हम ऐसे भी कह सकते हैं डी प्लस मेंशिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा डी मतलब विदाउट और मेंशिया मतलब माइंड, बिना माइंड के। तो इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा भी हम लगा सकते हैं कि बिना माइंड के, यहाँ यानी जहाँ मस्तिष्क की क्षति हो, मस्तिष्क की हानि हो, उसे डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया नाम का स्पष्टीकरण, हालांकि अंग्रेजी शब्द है। डिमेंशिया क्या है? अंग्रेजी शब्द है। इसका प्रयोग हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी होता है। अधिकांश डॉक्टर निदान यानी डायग्नोस्टिक के समय डिमेंशिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इस क्षेत्र के जागरूकता अभियान में, रिपोर्टर्स में, विशेषज्ञों के इंटरव्यू में डिमेंशिया शब्द का प्रयोग होता है। परंतु यह जानना जरूरी है कि हिंदी में पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों और वेबसाइट पर डिमेंशिया के लिए मनोभ्रंश शब्द का भी इस्तेमाल होता है। आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा, डिमेंशिया ही मनोभ्रंश है। आगे देखिए लिखा भी है, इस्तेमाल होता है। मन संबंधी भ्रंश यानी नष्ट होना। मनो मतलब, ध्यान दीजिए, मनो मतलब मन संबंधी
और भ्रंश मतलब नष्ट होना। मनु, जैसा कि अभी डिमेंशिया का दो शब्दों से मिलकर बना है। मनु मतलब मन और भ्रंश मतलब नष्ट होना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि मन का नष्ट होना ही क्या है? डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश। मन का नष्ट होना ही क्या है? मनोभ्रंश। यह याद रखें कि डिमेंशिया और मनोभ्रंश, ध्यान दीजिएगा, डिमेंशिया और मनोभ्रंश एक ही अवस्था के दो नाम हैं। यहाँ पर आपको नाम का कंफ्यूजन जो था डिमेंशिया मनोभ्रंश, यह क्लियर हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखते हैं। मनोभ्रंश की गंभीरता को न्यूरोलॉजिकल विकारों के कारण होने वाली विकलांगता, हम विकलांग या दिव्यांग किसे कहते हैं? जब किसी अंग का क्षतिग्रस्त हो जाए या क्षति हो जाए उसे हम विकलांग या दिव्यांग कहते हैं। और जब हमारा मन विकलांग हो जाए, हमारा मस्तिष्क विकलांग हो जाए, उसे मनोभ्रंश कहते हैं। इस आधार पर इसे 4 मुख्य चरणों में, उनकी गंभीरता के आधार पर, यानी न्यूरोलॉजिकल विकारों की गंभीरता के आधार पर डिमेंशिया को 4 मुख्य चरणों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है हल्की संज्ञानात्मक हानि। हल्की संज्ञानात्मक हानि, यह चरण आवश्यक रूप से मनोभ्रंश का संकेत नहीं देता। इसके लक्षण जो संभवतः विकार में प्रगति कर सकते हैं, यानी विकार में प्रगति, जो इसके लक्षण होते हैं वह विकार में प्रगति यानी आगे बढ़ सकते हैं। यह सामान्य भूलने की बीमारी की विशेषता है। जो हल्का संज्ञानात्मक हानि है, यह सामान्य भूलने की बीमारी है। यह उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। सभी मामलों में इसे डिमेंशिया नहीं माना जा सकता। यह चरण अकेले कुछ मामलों में डिमेंशिया में प्रगति करता है। जो हल्की संज्ञानात्मक डिमेंशिया, यह कुछ मामलों में डिमेंशिया को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हल्का डिमेंशिया। यह एक ऐसा चरण है जहां एक व्यक्ति डिमेंशिया और संज्ञानात्मक हानि के लक्षणों का अनुभव करता है। अभी आपने पढ़ा हल्का संज्ञानात्मक डिमेंशिया, तो इसके बाद हल्का डिमेंशिया। हल्का संज्ञानात्मक डिमेंशिया जो है, यह सामान्य रूप से भूलने की बीमारी है। इसके कुछ कुछ लक्षण डिमेंशिया से मिलते हैं, लेकिन जो हल्का डिमेंशिया है, यह संज्ञानात्मक हानि के लक्षणों का अनुभव करता है, जो दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। स्मृति की हानि, भ्रम, व्यक्तित्व में परिवर्तन, खो जाना, योजनाओं की योजना बनाने और कार्यों को निष्पादित करने में कठिनाई, ऐसे सामान्य लक्षण हैं जो हल्के मनोभ्रंश वाले व्यक्तियों में देखे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्मृति हानि मतलब स्मृति का ह्रास, भ्रम, व्यक्तित्व में परिवर्तन, अपने आप में खो जाना, योजना बनाने की, कार्यों को निष्पादित करने में कठिनाई, यह सब सामान्य लक्षण हैं जो मनोभ्रंश वाले व्यक्तियों में देखे जा सकते हैं। आगे है मॉडरेट डिमेंशिया। डिमेंशिया का यह चरण अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। पहला हमने बताया हल्की संज्ञानात्मक, दूसरा हल्का डिमेंशिया, तीसरा मॉडरेट डिमेंशिया, जिससे प्रभावित व्यक्ति को अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। मॉडरेट मतलब होता है मध्यम यानी बीच का। मध्यम मनोभ्रंश के लक्षण हल्के मनोभ्रंश के समान होते हैं, लेकिन तीव्र और मजबूत होते हैं। जो हल्का डिमेंशिया के लक्षण था, वही लक्षण मॉडरेट डिमेंशिया के भी होने वाले हैं। अंतर बस इतना है, यह हल्का था और यह लक्षण बहुत ज़्यादा होने लगा है। मध्यम मनोभ्रंश वाले रोगी को नींद में गड़बड़ी होने की संभावना होती है और वह उत्तेजित और संदेह प्रदर्शित कर सकता है। उन्हें सामान्य नियमित गतिविधियों जैसे कपड़ा पहनना, बालों में कंघी करना आदि करने में मदद की आवश्यकता हो सकती है। जो लक्षण इसमें थे वही लक्षण इसमें भी होंगे, बस अंतर इतना है कि इसमें हल्के थे, इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। आगे देखिए।
गंभीर मनोभ्रंश। इस अवस्था में मनोभ्रंश के लक्षण सबसे खराब होते हैं। यह जो अवस्था है इसमें मनोभ्रंश के लक्षण सबसे खराब होते हैं। प्रभावित व्यक्ति को संचार, भाषण आदि में समस्या हो सकती है। बैठने, सिर को ऊपर उठाने जैसे कार्य असंभव हो सकते हैं। एक व्यक्ति को मूत्राशय नियंत्रण का नुकसान भी हो सकता है। गंभीर मनोभ्रंश वाले रोगियों के लिए पूर्णकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है। पूर्णकालिक मतलब ऐसे व्यक्ति को पूरे समय देखभाल करना होता है, नहीं तो वह कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इसे कहते हैं गंभीर मनोभ्रंश। हमने 4 प्रकार बताए। पहला है हल्का संज्ञानात्मक, दूसरा है हल्का डिमेंशिया, तीसरा है मॉडरेट और चौथा है गंभीर डिमेंशिया। हमारे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। आइए देखते हैं डिमेंशिया के कारण कौन कौन से हैं। कैसे होता है यह डिमेंशिया? व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ डिमेंशिया प्रभावित हो सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे यह डिमेंशिया प्रभावित हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में एक अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति मनोभ्रंश के विकास का एक कारण हो सकती है। उम्र या अन्य मस्तिष्क विकारों के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान अक्सर मनोभ्रंश का कारण बनता है। या तो चोट लगे, या तो उम्र ढल जाए, या फिर कोशिकाओं को नुकसान हो, तो इससे हमारा मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है। और जब भी हमारा मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होगा वह किसका कारण बनेगा? डिमेंशिया का। जब भी हमारा मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है वह मनोभ्रंश का कारण बनता है। आइए डिमेंशिया के सामान्य कारण देखते हैं। पहला है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग का शॉर्ट फॉर्म है एडी। ए फॉर अल्जाइमर, डी फॉर डिजीज, तो इसको एडी कहते हैं। यह डिमेंशिया का सबसे आम कारण माना जाता है। इस रोग के परिणाम स्वरूप असामान्य प्रोटीन द्वारा मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। जो हमारे बॉडी में असामान्य प्रोटीन है इसके द्वारा हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचता है। अल्जाइमर रोग के लक्षण दिन प्रतिदिन स्मृति के साथ समस्याएं हैं। इनमें सही शब्दों को खोजने में कठिनाई, समस्या को हल करने में कठिनाई, चीज़ों को 3 आयामों में समझना आदि शामिल है। चीज़ें एक आयाम में नहीं समझ में आती, 3 आयाम में समझ में आती हैं। और सही शब्द को खोज नहीं पाता बालक, समस्या का हल नहीं कर पाता, और 3 आयामों में समझना, ये सब शामिल है। अगला है वास्कुलर डिमेंशिया, जिसको वीडी कहते हैं। वी फॉर वास्कुलर, डी फॉर डिमेंशिया। यह डिमेंशिया का दूसरा सबसे आम कारण है। यह जो डिमेंशिया का है दूसरा सबसे आम कारण है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं की क्षति या मृत्यु के कारण होता है। व्यक्ति की मृत्यु नहीं, जो हमारे ब्रेन में कोशिकाएं हैं या तो उनका एक्सीडेंट हो जाए या तो उनका डेथ हो जाए, या तो उनका एक्सीडेंट हो जाए या तो उनका डेथ हो जाए। इस कंडीशन में जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं यह अवरोध या संकुचन के कारण मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है तो डिमेंशिया ऑटोमेटिक हो जाता है। बीडी के लक्षण एक बड़े स्ट्रोक के बाद अचानक हो सकते हैं या छोटे स्ट्रोक की एक श्रृंखला के कारण समय के साथ विकसित हो सकते हैं। यह डिमेंशिया सब कॉर्टिकल वैस्कुलर डिमेंशिया नामक बीमारी के कारण भी हो सकता है। यह जो डिमेंशिया है यह सब कॉर्टिकल वैस्कुलर डिमेंशिया नामक बीमारी के कारण भी हो सकता है, जो मस्तिष्क में गहरी छोटी रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। बीडी के लक्षण एडी के समान हो सकते हैं। बीडी मतलब वैस्कुलर डिमेंशिया, एडी मतलब अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट है मिश्रित मनोभ्रंश। मनोभ्रंश से ग्रस्त व्यक्ति के लिए एक समय में एक से अधिक प्रकार के मनोभ्रंश का अनुभव करना संभव है। जैसे अगर हम कहें कि एक समय में अनेक रोगों से ग्रस्त होना, सेम उसी प्रकार एक समय में
अनेक प्रकार के मनोभ्रंश से ग्रस्त हो सकता है व्यक्ति। एक व्यक्ति एक समय में अनेक प्रकार के मनोभ्रंशों से ग्रस्त हो सकता है। आगे देखिए, ऐसी स्थिति को मिश्रित मनोभ्रंश कहा जाता है। जब ऐसा कंडीशन आए तो उसे मिश्रित मनोभ्रंश कहते हैं। इस तरह के मनोभ्रंश के लक्षण व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए प्रत्येक मनोभ्रंश के लक्षणों के प्रकारों का मिश्रण भी हो सकते हैं। वास्कुलर डिमेंशिया वाले मरीजों को अल्जाइमर रोग भी हो सकती है। अभी हमने बताया आपको बीडी और एडी के लक्षण समान हो सकते हैं, मतलब ये जो वास्कुलर डिमेंशिया है यह अल्जाइमर डिजीज है। इन दोनों के लक्षण समान भी हो सकते हैं, और जिस व्यक्ति को अल्जाइमर रोग हुआ है उसे वास्कुलर डिमेंशिया भी हो सकता है। अगर एक ही साथ व्यक्ति को कई प्रकार की डिमेंशिया हो तो उसे मिश्रित मनोभ्रंश कहते हैं। अगला देखिए, लेवी बॉडीज के साथ डिमेंशिया। यह प्रकार मस्तिष्क के कोशिकाओं के अंदर छोटे असामान्य संरचनाओं के गठन के कारण होता है, जिसे लेवी बॉडीज कहा जाता है। यह जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे असामान्य संरचनाएं हैं, यह इनके गठन के कारण क्या होता है, लेवी बॉडीज डिमेंशिया। वे मस्तिष्क के रसायन को बदल देते हैं और इनके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। यह जो मस्तिष्क में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जब यह गठित होती हैं तो मस्तिष्क के जो रसायन है उनको बदल देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे मस्तिष्क में सेल्स होते हैं उनका डेथ हो जाता है। अभी हमने बताया या तो डेथ होगा या तो क्षतिग्रस्त होंगे, एक्सीडेंट होगा। मति भ्रम दूरियों का अनुचित निर्णय। मति भ्रम मतलब बुद्धि का भ्रम होना। दूरियों का अनुचित निर्णय, दिन भर अलग अलग सतर्कता आदि इस प्रकार के मनोभ्रंश के कुछ लक्षण हैं। ऐसे लक्षण इस भ्रंश में दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार का मनोभ्रंश पार्किंसन रोग के निकटता से संबंधित है। यह जो मनोभ्रंश है यह पार्किंसन रोग से निकटता से संबंधित है, इसलिए समान लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। अगला है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इस प्रकार का डिमेंशिया मस्तिष्क के सामने और बगल के हिस्सों को नुकसान करता है। यह जो डिमेंशिया फ्रंटोटेम्पोरल, यह डिमेंशिया मस्तिष्क के सामने और बगल के हिस्सों को नुकसान के कारण होता है। या तो मस्तिष्क के सामने, मान लीजिए यह ब्रेन है तो या तो इसके सामने की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हों या इसके बगल की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हों तो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है। एक असामान्य प्रोटीन मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर गुच्छों का निर्माण करती है। जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया, असामान्य प्रोटीन जिससे कोशिकाएं मर जाती हैं। जब वह गुच्छे का निर्माण करती है तो कोशिकाएं मर जाती हैं। मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त हिस्से के आधार पर व्यक्ति विभिन्न लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हो सकते हैं। तो यह है आपका फ्रंटोरल डिमेंशिया। मनोभ्रंश के इन सामान्य कारणों के अलावा कुछ दुर्लभ यानी कठिन कारण हैं जो विकार के विकास की ओर ले जाते हैं, जो विकार है उसको बढ़ाते हैं। ये दुर्लभ कारण डिमेंशिया के सभी मामलों का लगभग 5% है। यह जो दुर्लभ कारण है डिमेंशिया के कारणों का लगभग 5% है। दुर्लभ कारणों से होने वाला डिमेंशिया 65 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों में आम है। वह जो डिमेंशिया था वह 65 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों में होता था, लेकिन यह जो दुर्लभ कारण है यह केवल 5% होता है जो 65 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों में होता है। जैसे पहला है कार्टिको-बेसल अधःपतन। कार्टिको-बेसल अधःपतन यह मस्तिष्क का एक भाग होता है। कार्टिको-बेसल, इसका अधः पतन मतलब पतन हो जाता है, नाश हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है।
प्रगतिशील सुपर न्यूक्लियर पाल्सी, यह भी ब्रेन से रिलेटेड है। HIV संक्रमण, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यह होता है HIV। इसके संक्रमण से भी हमारे ब्रेन में मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया हो सकते हैं। नेक्स्ट है नीमन पिक रोग, नीमन पिक रोग, इसके भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट है क्रूटजेफेल्ट जैकब रोग, इसके कारण भी डिमेंशिया हो सकता है। यह सब विशिष्ट दुर्लभ कारण होते हैं। आगे देखिए, बहुत ही दुर्लभ मामलों में पार्किंसंस रोग, हंटिंगटन रोग और डाउन सिंड्रोम वाले लोग प्राथमिक स्वास्थ्य समस्याओं के खराब होने पर डिमेंशिया विकसित कर सकते हैं। यह जो रोग है, यह दुर्लभ मामलों में जो पार्किंसंस रोग है, हंटिंगटन रोग है और डाउन सिंड्रोम है, ये लोग प्राथमिक स्वास्थ्य समस्याओं के, जब हमारा स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य खराब हो जाए उस समय ये लोग डिमेंशिया विकसित कर सकते हैं। आइए समझते हैं डिमेंशिया के लक्षण कौन कौन से हैं। डिमेंशिया के लक्षण अलग अलग चरणों में अलग अलग होते हैं। मनोभ्रंश में मस्तिष्क के सामान्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों में स्मृति, दृश्य, स्थानिक, भाषा, ध्यान और समस्या समाधान शामिल है। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में 27 से 30 के बीच स्कोर करने वाले व्यक्ति को सामान्य माना जाता है। यह एक प्रकार का टेस्ट है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSC। इसमें जो व्यक्ति 27 से 70 के बीच स्कोर करता है उसको सामान्य व्यक्ति माना जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है यह संख्या कम होती जाती है। जो यह 30 से 27 है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है 27 से व्यक्ति नीचे चला जाता है। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति में तुरंत संकेत और लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इन्होंने बताया कि जो डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति होते हैं इसमें तुरंत लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जैसे जैसे विकार समय के साथ आगे बढ़ता है इसके लक्षण की प्रक्रिया भी शुरू होने के काफ़ी बाद में सामने आते हैं। जैसे जैसे जब विकार बढ़ते हैं तो लक्षण भी बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं। लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं और समय के साथ खराब हो जाते हैं। मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों में पाए जाने वाले अन्य सामान्य व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण शामिल हैं। कुछ लक्षण देखिए जो डिमेंशिया से पीड़ित लोगों में पाए जाते हैं। यह सामान्य व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण है। पहला, असामान्य मोटर व्यवहार। जो हमारा मोटर व्यवहार है वह असामान्य होता है। नेक्स्ट है घबराहट, चिंता, उदासीनता, नींद और भूख में बदलाव, माया जिसको मोह माया कहते हैं, अवसाद, निर्बंधन, प्रफुल्लित मनोदशा, अनिद्रा, अनिद्रा मतलब नींद न आना, आवेगी व्यवहार और स्वभाव का चिड़चिड़ापन। यह सब ऐसे लक्षण हैं जो एक सामान्य व्यक्ति में देखने को मिलते हैं जो धीरे धीरे डिमेंशिया का शिकार होता जाता है। अब देखिए, डिमेंशिया वाले लोगों को प्रभावित करने वाली समस्याओं में शामिल है। वह तो सामान्य व्यक्ति के लक्षण थे जो डिमेंशिया से जब ग्रस्त होने लगते हैं तो यह सब दिखाई देते हैं, लेकिन जो डिमेंशिया से ग्रस्त हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं आइए देखते हैं। झटके, संतुलन में परेशानी, भाषण और भाषा में कठिनाई, याददाश्त की समस्या, याददाश्त भूल जाता है, खाने या निगलने में परेशानी, बेचैनी, दृश्य समस्याएं, क्रोध की अचानक अभिव्यक्ति, मनोविकृति। यह सब ऐसे लक्षण हैं जो एक मतलब कि मनोभ्रंश से पीड़ित व्यक्ति में पाए जाते हैं। मनोभ्रंश के चरण के आधार पर प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित लक्षण भिन्न हो सकते हैं, जबकि कुछ लक्षण तीव्र हो जाते हैं। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते हैं उसमें कुछ नए चरण की शुरुआत में ही दिखाई देते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह टॉपिक आपका समाप्त होता है।
खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।